इस कहानी की शुरुआत में हमें एक जैकी नाम की औरत दिखाई जाती है जो एक एंटी नारकोटिक्स ऑफिसर है। वो अपने इन्फॉर्मेंट से फोन पर बात कर रही होती है। दूसरी तरफ से आती आवाज डर से कांप रही होती है, जैसे उसे पहले से एहसास हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जैकी उसे समझाती है कि वह पूरी तरह सुरक्षित है और वो हर कीमत पर उसकी रक्षा करेगी। उसकी आवाज भरोसा देने वाली होती है ताकि इन्फॉर्मेंट का डर थोड़ा कम हो सके। कॉल खत्म होते ही जैकी अपनी कार से बाहर निकलती है। वो आसपास देखती है जैसे उसे माहौल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा हो। अचानक बिना चेतावनी के दो हथियारों से लैस लोग सामने आ जाते हैं और जैकी पर एम्बुश लगाकर हमला कर देते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता। दोनों हमलावर बहुत तेजी से गोली चलाते हैं। जैकी को बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता और वह गोलियों से घायल हो जाती है। गंभीर हालत में होने के बावजूद जैकी हिम्मत नहीं हारती। वो अपनी गन उठाकर जवाबी फायर करती है। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर जैकी जल्दी से अपने फोन से एक मैसेज भेजती है। उसके बाद वो फोन को दूर पानी में फेंक देती है ताकि कोई सबूत ना बचे। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाद दोनों लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और मौके पर ही उसकी हत्या कर देते हैं। ये खबर बहुत जल्दी जैकी की यूनिट के लीडर डीनी तक पहुंचती है। ये सुनते ही वो अंदर से टूट जाता है और गुस्से से भर उठता है। वो अपने सुपीरियर से जोरदार बहस करता है क्योंकि वो अपनी साथी की अचानक मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा होता। सुपीरियर उसे बताता है कि एफबीआई की एक टास्क फोर्स भेजी जा चुकी है और यूनिट के हर सदस्य से पूछताछ की जा रही है। एफबीआई को शक है कि जैकी की हत्या सिर्फ बाहर वालों का हमला नहीं है, बल्कि यूनिट के अंदर किसी ने उसे धोखा दिया है। कुछ समय बाद एफबीआई एजेंट टेल यूनिट के अफसरों से एक एक करके पूछताछ शुरू करता है। टीम में 2 फीमेल ऑफिसर्स उमा और सैलाजार होती है और एक चाइनीज ऑफिसर माइक होता है। तीनों जैकी के बारे में अच्छी बातें बताते हैं और कहते हैं कि वह ईमानदार और मजबूत अफसर। वे मानते हैं कि उसकी मौत से पूरी टीम का दिल टूट गया है। अंत में डेल की नजर सार्जेंट पर जाती है। सार्जेंट कहता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि जैकी हत्या का निशाना क्यों बनी, लेकिन डेल उनके रिश्ते के बारे में पहले से जानता होता है। उसे पता होता है कि दोनों के बीच कभी रिलेशन रहा था। लगातार दबाव में आकर सार्जेंट मान लेता है कि पिछले 1 हफ्ते से वो लगभग हर रात जैकी के साथ था। डेल इस जवाब से संतुष्ट नहीं होता और ज्यादा सख्ती से सवाल करने लगता है। पूछताछ के दौरान माहौल इतना गर्म हो जाता है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। स्थिति इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती है कि दूसरे ऑफिसर्स को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ता है। घटना के बाद डीनी का सुपीरियर हैरानी जताता है कि डेल और सार्जेंट हर बार दुश्मनों की तरह क्यों भिड़ जाते हैं। तब डीनी सच्चाई बताता है कि दोनों सगे भाई हैं। सालों पुरानी दुश्मनी ही हर मुलाकात को झगड़े में बदल देती है। थोड़ी देर बाद गुस्से में भरा सार्जेंट रेस्ट रूम में चला जाता है। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ दिखाई देता है, जैसे वो अंदर का सब कुछ दबाए बैठा हो। डीने उसके पीछे जाता है और वहाँ दोनों जैकी की मौत का बदला लेने की कसम खाते हैं। दोनों मानते हैं कि असली गुनहगार को ढूंढना ही अब उनका मकसद है। उसी समय एफबीआई अपनी बात पर कायम रहती है कि यूनिट के अंदर ही कोई गद्दार है। डेल सार्जेंट से कहता है कि शायद उनका सुपीरियर भी पूरी सच्चाई नहीं जानता। कुछ देर बाद सार्जेंट टीम के पास लौटता है और मजाक करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में तूफान चल रहा होता है। उधर डीनी चुपचाप जैकी का छोड़ा हुआ आखिरी मैसेज अपने हाथ में पकड़े होता है। उस मैसेज में एक ऐसे घर का जिक्र होता है जहां बहुत बड़ी रकम छिपी हुई है। अगले दिन काई नाम का ऑफिसर अपनी टीम के साथ पहुंचता है। उसकी यूनिट बड़े क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करने में माहिर होती है और पहले भी डीएनए की टीम के साथ काम कर चुकी होती है। पहले भी दोनों टीमों ने मिलकर कई खतरनाक माफिया गैंग्स को पकड़ा था। डीनी उन्हें बताता है कि उसे इलीगल कैश से भरे एक घर की खबर मिली है जिस पर रेड करनी है। ये लीड मिलते ही दोनों टीमें तुरंत कार्यवाही की तैयारी शुरू कर देती है। रेड से ठीक पहले डीएनए एक साइकोलॉजिस्ट चाल चलता है। वो हर सदस्य को घर में मिलने वाली रकम का अलग अलग आंकड़ा बताता है। माइक को वह कहता है कि अंदर करीब 5 लाख हो सकते हैं। नुमा को वह 5 लाख बताता है। जब सार्जेंट पूछता है तो डी ने आंकड़ा बढ़ाकर $3000 कहता है और जब सेजार पूछती है तो वो घटाकर सिर्फ $75,000 बताता है। कुछ ही देर बाद पूरी टीम उस सस्पिशियस घर पर पहुंच जाती है जहां उनकी मुलाकात डेजी नाम की महिला से होती है। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा खतरनाक और आकर्षक माहौल महसूस होता है। यहीं से मिशन का असली खेल शुरू होने वाला होता है। घर के अंदर कदम रखते ही पूरी टीम सतर्क हो जाती है क्योंकि माहौल सामान्य नहीं लगता। दीवारें साफ हैं, लेकिन हवा में छिपे हुए खतरे का एहसास साफ महसूस होता है और हर कोई अपने हथियार कसकर पकड़ लेता है। देसी सबको देखती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर कम और रहस्यमय शांति ज्यादा होती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये दिन आने वाला है और वो किसी बात को अपने अंदर छिपाए बैठी हो। एके इन ऑन यूनिट को तुरंत अंदर लाया जाता है और कुत्ते घर के हर कोने को सूंघना शुरू कर देते हैं। ज्यादा समय नहीं लगता और वे अटारी की तरफ तेज प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जिससे शक गहरा हो जाता है। डीने और सार्जेंट तुरंत ऊपर जाते हैं और अटारी को ध्यान से देखते हैं। जगह असामान्य रूप से बहुत साफ होती है, जैसे हाल ही में किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की हो।
तभी सार्जेंट की नजर दीवार से बाहर निकलती कुछ बिजली की तारों पर जाती है जो बिना कारण के वहां लगी होती है। उसे ये बात बेहद अजीब लगती है। जैसे ही वो तार खींचता है, एक छोटा छिपा हुआ दरवाजा खुल जाता है जो क्राइस्ट की वेदी के पीछे छिपा होता है और दोनों की आंखें हैरानी से खेल जाती हैं। अंदर दीवार के पीछे कई पेंट बकेट्स छिपे होते हैं, जिन्हें देखकर दोनों तुरंत टीम को ऊपर बुलाते हैं और दीवार तोड़वाने का आदेश देते हैं। दीवार तोड़ने के बाद वे डीसी को नीचे लाकर सख्ती से पूछताछ करते हैं ताकि वो सच्चाई बताएं कि इतना पैसा यहाँ कैसे आया। रिसी कहती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ यहाँ रहती थी और सिर्फ 2 महीने पहले ही यहाँ आई थी और उसे पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। वो बताती है कि ग्रैंड मदर की मौत के बाद वो अकेली रह गई और घर के किसी छिपे हिस्से के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन डीने उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे लगता है कि डीसी जानबूझकर सच छिपा रही है और किसी बड़े गिरोह से जुड़ी हो सकती है। सार्जेंट भी सख्त लहजे में कहता है कि इस इलाके के लगभग सभी घर माफिया के कब्जे में हैं, इसलिए यहाँ पैसा मिलना तय था। ये सुनकर डीसी को गुस्सा आता है और वो उन्हें लालची और भ्रष्ट कॉप्स कहती है जो सिर्फ पैसा देखने आए हैं। तभी उसकी नजर डीनी के हाथों पर बने अजीब टैटूज पर जाती है और वो उनके मतलब के बारे में पूछती है। दिनेश शांति से कहता है कि वे एक सवाल और उसके जवाब का छोटा रूप है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बताता। इसी बीच टीम दीवार पूरी तरह तोड़ देती है और पेंट बकेट्स नीचे लाए जाते हैं ताकि जांच हो सके। जब पहला बकेट खोला जाता है तो अंदर भरे नोट देखकर सब दंग रह जाते हैं और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एक बकेट में ही लगभग 1.4 मिलियन डॉलर होते हैं और कुल मिलाकर ऐसे 14 बकेट्स मिलते हैं, जिससे रकम करीब 20 मिलियन डॉलर तक पहुंचती दिखती है। इतनी बड़ी जब्ती देखकर डीएनए भी मानता है कि उसने अपने करियर में इतना पैसा कभी एक साथ नहीं देखा। नियम के अनुसार मौके पर ही पैसे गिनना जरूरी होता है, इसलिए वह सबको अपने फोन जमा करने का आदेश देता है। बकेट्स नीचे लाए जाते हैं और नुमा तथा सलाजार को कैश गिनने की जिम्मेदारी दी जाती है, जबकि माइक को बाहर पहरा देने भेजा जाता है। जैसे ही गिनती शुरू होती है, माहौल और भारी हो जाता है क्योंकि हर कोई रकम की विशालता को महसूस कर रहा होता है। इसी बीच बाहर से माइक अचानक सूचना देता है कि कुछ पुलिस कार्स घर के बाहर आकर रुकी है और हालात बदल सकते हैं। टीने और सार्जेंट तुरंत बाहर जाते हैं और वहां मौजूद ऑफिसर्स उनसे सवाल करते हैं कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। दोनों जवाब देते हैं कि वे रेड कर रहे हैं और उन्हें लोकल पुलिस को सूचना देने की जरूरत नहीं क्योंकि उनके पास सीधी अथॉरिटी है। वे ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते ही डीएनए और सार्जेंट को शक हो जाता है क्योंकि वे असली ड्यूटी ऑफिसर्स नहीं बल्कि रिटायर्ड लोग थे। खतरे को समझते ही दोनों तेजी से घर के अंदर लौटते हैं क्योंकि इतनी रकम की खबर फैलना खून खराबे की वजह बन सकता था। पूरी टीम तुरंत वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार हो जाता है और सबको बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनने और हथियार तैयार रखने को कहा जाता है। दिने देसी को बंद कर देता है जिससे वो बेहद गुस्से में आ जाती है, लेकिन हालात में उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। बाहर खड़ा माइक चुपके से दूसरा फोन निकालता है और किसी अज्ञात व्यक्ति को संदेश भेजता है कि उन्हें सोना मिल गया है और हालात बिगड़ने वाले हैं। अंदर डीने फिर से डीसी से सख्त पूछताछ शुरू करता है और इस बार उसका लहजा पहले से ज्यादा दबाव भरा होता है। आखिरकार डीसी टूट जाती है और बताती है कि पहले 2 आदमी यहाँ पैसा रख कर गए थे और बोले थे कि कोई आए तो जितना चाहे ले जाए। उसी बातचीत के दौरान डीसी की नजर डीनी के फोन स्क्रीन पर एक बच्चे की फोटो पर पड़ती है और वो पूछ बैठती है वो कौन है। तीन एक छोटा सा जवाब देता है कि वह उसका बेटा है और बात वही खत्म कर देता है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखता है। यहीं से कहानी का तनाव और गहरा होने लगता है और हर किसी के इरादों पर शक बढ़ने लगता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला भाग आपसे छूट ना जाए और कहानी का रोमांच जारी रहे। डीसी की बात सुनने के बाद भी डीएनए पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि कहानी में अभी भी कई बातें छिपी हुई है और सच बाहर लाना जरूरी है। इसी दौरान डीएनए और सार्जेंट मिलकर डीसी का बैकग्राउंड चेक करवाते हैं ताकि पता चल सके कि उसका किसी बड़े अपराध से कोई संबंध तो नहीं है। जांच के नतीजे सामने आते हैं और पता चलता है कि डीसी का कोई बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिससे मामला और उलझ जाता है। वो किसी बड़े गैंग की सदस्य नहीं लगती और ये बात डीएनए को और ज्यादा सोच में डाल देती है क्योंकि पैसा इतना ज्यादा है कि बिना किसी गैंग के पॉसिबल नहीं। अचानक घर के अंदर रखा फोन बज उठता है और माहौल में तनाव और बढ़ जाता है क्योंकि कोई भी कॉल इस समय खतरे का संकेत हो सकती थी। सार्जेंट फोन उठाता है और दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज चेतावनी देती है कि उनके पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ 30 मिनट है। आवाज कहती है कि उनकी जान 1.5 लाख डॉलर के लिए दांव पर लगाने लायक नहीं है और तुरंत जगह छोड़ देना ही समझदारी है। ये सुनते ही सार्जेंट का चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो तुरंत डीएन को एक अलग कमरे में ले जाता है। वह गुस्से में सवाल करता है कि पहले डीनी ने उसे 3 लाख डॉलर बताए थे, लेकिन कॉल में 5 लाख का जिक्र हुआ। ये फर्क क्यों है? उसी पल सार्जेंट को एहसास होता है कि डीनी कुछ छिपा रहा है और मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं बड़ा है। डीने जवाब देने से बचता है और यही बात सार्जेंट के शक को और गहरा कर देती है क्योंकि चुप्पी कई बार सबसे बड़ा इशारा होती है। बाहर नुमा और साला पैसे गिनती रहती है
और रकम जितनी बढ़ती जाती है उनका लालच उतना ही जागने लगता है। वे सोचने लगती हैं कि अगर इतनी बड़ी रकम में से थोड़ा सा भी रख लिया जाए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। लालच धीरे धीरे उनके फैसलों को प्रभावित करने लगता है और उनके चेहरों पर बदलती सोच साफ दिखाई देने लगती है। उधर बाहर सार्जेंट काई को फोन करता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि उसकी टीम भी एक्टिव हो जाए। बात करते करते सार्जेंट के मन में अपने भाई डेल को फोन करने का विचार भी आता है, क्योंकि हालात कंट्रोल से बाहर जा सकते थे। शुरुआत में कई मदद से मना कर देता है क्योंकि वह किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सार्जेंट उसे बताता है कि टैप डीएन को मिली थी और उन्होंने यहाँ इनक्रेडिबल अमाउंट बरामद की है जो रिपोर्ट भी नहीं हुई। वो ये भी बताता है कि डीएनए का बेटा कैंसर से मर गया था और पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, जिससे उसकी जिंदगी टूट गई थी। सार्जेंट कहता है कि जैकी ने ही उसे उस दर्द से बाहर निकाला था, इसलिए वो उसकी मौत की सच्चाई जानने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर भी काई पूरी तरह तैयार नहीं होता, लेकिन जब सार्जेंट कहता है कि वह एफबीआई में अपने भाई डेल को बुला लेगा तब काई मान जाता है। उधर घर के अंदर डीसी देखती है कि डीनी धीरे से नुमा और सलाजार से अलग बात कर रहा है और उसे शक हो जाता है। उसे लगता है कि तीनों मिलकर पूरा पैसा हड़पने की योजना बना रहे हैं और किसी को हिस्सा नहीं देना चाहते। बाहर सार्जेंट की मुलाकात माइक से होती है और माइक बताता है कि पूरा इलाका असामान्य रूप से शांत है, ना कोई व्यक्ति ना कोई हलचल। ये खामोशी उसे बेहद डरावनी लग रही थी, जैसे तूफान आने से पहले सन्नाटा छा जाता है। तभी सामने वाले घर की लाइट बार बार जलने बुझने लगती है, जैसे कोई सिग्नल दे रहा हो। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कोई मोर्स कोड में गालियां भेज रहा है, जिससे सार्जेंट भड़क उठता है। वह तुरंत उस घर की तरफ बढ़ता है, ये तय करके कि अंदर छिपे व्यक्ति का सामना करेगा। माइक को वह आदेश देता है कि वह वापस जाकर डीएनए को सारी स्थिति बताए ताकि टीम सतर्क रहे। उसी समय अंदर डीसी गलती से डीएनए की बातचीत सुन लेती है, जहां वो सुपीरियर को गलत रकम बताकर रेड खत्म करने की बात कर रहा होता है। इतने में माइक अंदर आता है और डीजी तुरंत उसे चेतावनी देती है कि डीएनए और दोनों महिला ऑफिसर्स पैसा हड़पने वाले हैं। वह कहती है कि अगर अभी सूचना नहीं दी गई तो सब खत्म हो जाएगा और सारा पैसा गायब हो जाएगा। उसी पल घर का दूसरा फोन बज उठता है और इस बार नुमा उसे उठाती है। दूसरी तरफ से धमकी भरी आवाज आती है कि उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, वरना सबको मार दिया जाएगा। ये सुनते ही घर का माहौल खराब बन जाता है और हर कोई समझ जाता है कि हमला कभी भी हो सकता है। फोन पर मिली धमकी के बाद घर के अंदर माहौल तनाव भरा हो जाता है और हर ऑफिसर समझ जाता है कि अब मुकाबला टालना संभव नहीं है, बल्कि सीधा सामना ही एकमात्र रास्ता बचा है। माइक तुरंत बाहर जाकर पहले वाले रहस्यमय व्यक्ति को संदेश भेजता है और कहता है कि वह जल्दी पहुंचे क्योंकि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और पैसे पर नियंत्रण जरूरी है। संदेश भेजने के बाद माइक वापस घर के अंदर आता है और नुमा तथा सालाजार से स्थिति पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों कहती हैं कि सब कंट्रोल में है। उनके चेहरे पर अजीब आत्मविश्वास होता है, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है, और यही बात माइक को अंदर से बेचैन करती है। तभी डीन वापस कमरे में आता है और नुमा तुरंत बताती है कि हथियार बंद लोग 5 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं और सभी को तैयार रहना होगा। ये सुनते ही सभी ऑफिसर्स अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और हथियार कसकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि अब हमला तय माना जा रहा होता है। कुछ ही सेकंड बाद बाहर से गोलियों की आवाज गूंजती है और खिड़कियों के शीशे टूटने लगते हैं, जिससे एनकाउंटर शुरू हो जाता है। टीम तुरंत जवाबी फायर करती है और पूरा इलाका गोलियों की आवाज से दहल उठता है, जैसे छोटा युद्ध छिड़ गया हो। अराजक गोलीबारी के बीच सलाजार को गोली लग जाती है और वो घायल होकर नीचे गिर पड़ती है, जिससे हालात और गंभीर हो जाते हैं। डीनी और माइक तुरंत हमलावरों के पीछे भागते हैं ताकि उन्हें भागने से रोका जा सके और सच्चाई तक पहुंचा जा सके। दोनों भागते हुए फायर करते हैं, लेकिन हमलावर कार में बैठकर तेजी से वहां से भाग निकलते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। हमले के तुरंत बाद सार्जेंट एक अजनबी आदमी को लेकर पहुंचता है जो कहता है कि उसके माफिया से संबंध है, लेकिन उसने हमला नहीं कराया। वो फोन मिलाकर उन्हें सीधे एक मैक्सिकन कार्टेल बॉस से बात करवाता है ताकि सच्चाई साफ हो सके। फोन पर कार्टेल बॉस साफ कहता है कि घर में मिला पैसा उनके संगठन का नहीं है और उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह यह भी बताता है कि जैकी की मौत के बाद पुलिस ने उन पर कड़ी निगरानी रखी है, इसलिए वे कोई जोखिम नहीं लेंगे। उसके अनुसार जैकी की हत्या यूनिट के अंदर किसी व्यक्ति ने करवाई है, ना कि बाहरी गिरोह ने। वह साफ कहता है कि पुलिस पर हमला करवाने का उसका कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने कोई आदमी नहीं भेजा। ये बात सुनकर डीएनए और सार्जेंट दोनों स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि मामला अब पूरी तरह अंदरूनी बिट्रेल की तरफ इशारा कर रहा होता है। दोनों वापस घर के अंदर आते हैं और पूरी टीम को बताते हैं कि पैसा माफिया का नहीं, इसलिए कोई उसे लेने नहीं आएगा। ये सुनते ही नुमा सबसे पहले बोलती है और सुझाव देती है कि पैसा वे खुद रख सकते हैं। वह कहती है कि सुपीरियर को वही रकम बताई जाए जो पहले बताई गई और बाकी आपस में बांट ली जाए। उसकी बात सुनकर सार्जेंट का गुस्सा फूट पड़ता है और वह डीएनए पर आरोप लगा देता है कि पूरा मिशन पैसे के लिए रचा गया था। वह कहता है कि बाहर हमला भी उसी की साजिश हो सकता है ताकि टीम डर जाए और वह पैसा ले सके।
टीने भी पलटकर सार्जेंट पर आरोप लगाता है कि वह माफिया से मिलकर काम कर रहा है और वही गद्दार है। सार्जेंट जवाब देता है कि कार्टेल बॉस ने साफ कहा है कि माफिया शामिल नहीं, इसलिए गद्दार टीम के अंदर ही है। वो सीधे उंगली उठाकर डीएनए को जैकी का कातिल तक कह देता है, जिससे माहौल खराब हो जाता है। दोनों के बीच बहस हाथापाई में बदल जाती है और स्थिति कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। माइक तुरंत बीच में आकर दोनों को अलग करता है, वरना खून बह सकता था। झगड़े के बाद डीनी आदेश देता है कि पैसा तुरंत समेटा जाए और यहाँ से निकलने की तैयारी की जाए। इसी दौरान माइक रेस्टोरूम में जाता है और उसे याद आता है कि शायद उसका फोन बाहर गिर गया था। उधर सार्जेंट काई को दोबारा फोन करता है और कहता है कि वह तुरंत ट्रक लेकर पहुंचे, क्योंकि उनकी गाड़ियों के टायर काट दिए गए हैं। घर लौटकर माइक डीसी से उसका फोन मांगता है, लेकिन पता चलता है कि फोन पहले से डीएनए के पास है। चारों तरफ देखते हुए माइक को घर में रखी मोमबत्तियां दिखती है और अचानक उसके मन में एक खतरनाक प्लान जन्म लेती है। वह चुपचाप मोमबत्तियां जला देता है और देखते ही देखते घर में आग फैलने लगती है ताकि सबूत मिट सके। अंदर डीने नुमा और सैलाजार की मदद से तेजी से पैसा बैग में भरवाता है और उन्हें एक तय रकम याद रखने को कहता है। कुछ ही देर में आग भड़क उठती है और पूरा घर लपटों में घिर जाता है, जबकि तीनों पैसे लेकर बाहर भागते हैं। यहीं से हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर होने लगते हैं और मिशन लालच और बिटिल की आग में जल उठता है। घर आग की लपटों में घिर चुका होता है और धुआं आसमान तक उठ रहा होता है, लेकिन डीनी नुमा और सैलाजार किसी तरह पैसे से भरे बैग उठाकर बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। उसी समय काई अपना ट्रक लेकर वहां पहुंच जाता है और बिना समय गंवाए सारे बैग जल्दी जल्दी ट्रक के पीछे लादे जाने लगते हैं। डीने तुरंत फैसला लेता है कि नुमा और सालाजार डेसी को लेकर स्टेशन जाएंगी, जबकि वह सार्जेंट और माइक के साथ काई की ट्रक में बैठेगा। सभी लोग हथियार कसकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका होता है कि पैसा ही सबसे बड़ा खतरा बन चुका है और कभी भी हमला हो सकता है। कॉन्वॉय धीरे धीरे आगे बढ़ती है और रास्ते भर हर किसी की उंगलियां ट्रिगर पर रहती हैं, जैसे जरा सी आहट पर गोलियां चल सकती हो। रास्ते में सार्जेंट अपने सुपीरियर को कॉल करने की सोचता है ताकि स्थिति साफ कर सके, लेकिन माइक उसे रोक देता है। माइक कहता है कि डीएनए पहले ही बॉस को गलत रकम बता चुका है, इसलिए कॉल करना बेकार है, और ये बात सुनकर माहौल और भारी हो जाता है। ये सुनते ही डीएनए के मन में शक की नई चिंगारी जलती है और वो माइक को ध्यान से देखने लगता है, जैसे किसी छिपे सच को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। असल में डीएनए पहले से एक जाल बिछा चुका होता है और वो हर किसी की नीयत परख रहा होता है ताकि असली गद्दार सामने आ सके। उसे पता था कि डीसी उसकी नकली कॉल सुन लेगी और माइक तक खबर पहुंचेगी और वही गलती करेगा जो उसे पकड़वा देगी। माइक सफाई देता है कि वह गद्दार नहीं है और उसका किसी हमलावर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट झलकने लगती है। तभी डीनी सच्चाई सामने रखता है और बताता है कि उसने हर ऑफिसर को पैसों का अलग आंकड़ा बताया था। वह कहता है कि सिर्फ माइक को $5 लाख का आंकड़ा बताया गया था और धमकी भरी कॉल में भी वही रकम बोली गई थी। ये सुनकर ट्रक में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि ये संयोग नहीं हो सकता था, और शक सीधा माइक पर आकर टिक जाता है। माइक तुरंत कहता है कि उसका फोन तो डीएन के पास है, इसलिए वो कॉल कर ही नहीं सकता था, और खुद को बचाने की कोशिश करता है। इतने में सार्जेंट जेब से माइक का दूसरा फोन निकालता है, जो उसने पहले झगड़े के दौरान उठा लिया था। फोन देखते ही सच्चाई सामने आ जाती है, क्योंकि उसी फोन से हमलावरों को संदेश भेजे गए थे और हमला तय हुआ था। अब माइक से पूछा जाता है कि उसका साथी कौन है, लेकिन वह चुप्पी साध लेता है और किसी का नाम लेने से इनकार कर देता है। तभी डीनी और सार्जेंट की नजर काई पर जाती है और उन्हें याद आता है कि वो अकेला ही ट्रक लेकर आया था। जब पूछा जाता है कि वह टीम को क्यों नहीं लाया, तो काई शांत स्वर में कहता है कि उसकी यूनिट की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। उसका यह जवाब दोनों को संतुष्ट नहीं करता और शक अब उस पर भी गहराने लगता है। सच्चाई जानने के लिए वे माइक को मजबूर करते हैं कि वो अपने साथी को कॉल करे ताकि सच सामने आ सके। जैसे ही कॉल लगाया जाता है, काई का फोन बज उठता है और उसी पल पूरा राज खुल जाता है। डीने और सार्जेंट समझ जाते हैं कि काय और माइक शुरू से मिले हुए थे और पूरी टीम को जाल में फंसाया गया था। अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती है और ट्रक के पास ही एनकाउंटर शुरू हो जाता है, जिससे हालात फिर बेकाबू हो जाते हैं। इस झड़प में माइक गोली लगने से घायल हो जाता है, लेकिन काय पूरी तरह हावी हो जाता है। वह दोनों को काबू में कर उनके हथियार छीन लेता है और स्थिति पर पूरा नियंत्रण कर लेता है। ऊपरी बढ़त मिलने के बाद काय ठंडे अंदाज में सौदा पेश करता है कि पैसा बांट लो और सब अलग हो जाओ। टीने सीधा उसकी आंखों में देखकर पूछता है, क्या जैकी को उसी ने मारा था? और यह सवाल माहौल को जकड़ लेता है। सवाल सुनते ही माइक टूट जाता है और सच्चाई उगल देता है कि जैकी का कातिल का ही था और दोनों लंबे समय से साथी थे। सच्चाई सामने आते ही हर कोई समझ जाता है कि खेल कितना गहरा था। इसी बीच सार्जेंट का फोन बजता है और वह स्पीकर पर कॉल उठाता है, जहां से डेल की आवाज आती है। डेल बताता है कि उसकी टीम आगे रास्ता रोक चुकी है और सबको तुरंत बाहर निकलने का आदेश देता है। स्थिति पूरी तरह हाथ से निकल चुकी होती है और हर सेकंड फैसला तय करने वाला बन जाता है। अगर अब तक कहानी आपको रोमांचक लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा गद्दार कौन निकला।
डेल की आवाज ट्रक में गूंज रही होती है और वो सख्ती से आदेश देता है कि सभी लोग तुरंत वाहन से बाहर निकले, क्योंकि रास्ता पूरी तरह घेर लिया गया है और बच निकलना संभव नहीं है। स्थिति को समझते ही काई का चेहरा बदल जाता है और वो जल्दी से नया ऑफर रखता है कि माइक को मार दिया जाए और सारा पैसा रख लिया जाए। वो कहता है कि बाद में कोई भी कहानी बनाकर रिपोर्ट कर देंगे और सारा मामला दबा दिया जाएगा, क्योंकि कोई गवाह ही नहीं बचेगा। सार्जेंट ठंडे स्वर में जवाब देता है कि उसने कॉल काटी नहीं है और डेल हर शब्द सुन रहा है, जिससे काई की योजना उसी पल बिखर जाती है। ये सुनते ही माहौल और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब काई जान जाता है कि उसके पास समय बहुत कम है और बचने का एक ही रास्ता है। अचानक माइक मौका देखकर काई पर गोली चला देता है और एक पैसा भरा बैग उठाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। लेकिन काई बुलेट प्रूफ आर्मर पहने होता है, इसलिए उसे गोली का ज्यादा असर नहीं होता और वो तुरंत पलटकर हमला करने को तैयार हो जाता है। वो पहले डीएनए और सार्जेंट को खत्म कर भागने की सोचता है ताकि कोई पीछा ना कर सके, लेकिन दोनों सही समय पर ट्रक से कूद जाते हैं और उसकी गोलियों से बच निकलते हैं, जिससे काई का वार खाली चला जाता है। उसी पल सार्जेंट पास खड़ी एक गाड़ी पर कब्जा कर लेता है और काई का पीछा करने के लिए इंजन स्टार्ट कर देता है। वह पूरी रफ्तार से काई की ट्रक का पीछा करता है और सही मौके पर जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि काई का ट्रक सड़क से नीचे जा गिरती है और बड़ा हादसा हो जाता है। उधर जंगल के अंदर माइक पैसों का बैग लेकर भाग रहा होता है, लेकिन डीनी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं और बिना समय गंवाए हाथापाई शुरू हो जाती है, क्योंकि अब यह अंतिम टकराव था। जंगल की जमीन पर दोनों के बीच बेरहम लड़ाई चलती है और हर वार में गुस्सा और बिट्रेल झलकता है। कुछ देर की संघर्ष के बाद डीनी बढ़त बना लेता है और आखिरकार माइक को काबू में कर जमीन पर गिरा देता है। वह उसे हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेता है ताकि वह अपने सारे अपराधों की सजा भुगत सके। दूसरी तरफ दुर्घटना वाली जगह पर कई घायल हालत में सार्जेंट से अपनी जान की भीख मांगता है। वह कहता है कि सार्जेंट जितना पैसा चाहे ले ले, बस उसे जाने दे और वो कभी सामने नहीं आएगा। सार्जेंट शांत चेहरे के साथ पैसे का बैग खोलता है और काई को अंदर देखने को कहता है। बैग के अंदर पैसा नहीं बल्कि किताबें भरी होती है और यह देखकर काई सन्न रह जाता है। सार्जेंट बिना एक पल गवाए ट्रिगर दबा देता है और काई को गोली मार देता है, जिससे जैकी की मौत का बदला पूरा हो जाता है। कुछ समय बाद डीन माइक को गिरफ्तार कर इंसिडेंट साइट से बाहर लाता है ताकि उसे कानून के हवाले किया जा सके। थोड़ी ही देर में नुमा और सलजार भी वहां पहुंचती है और उनके साथ डेसी भी ट्रक में बैठी होती है, जिसमें सारा पैसा सुरक्षित रखा होता है। वे पूरा पैसा अथॉरिटीज को सौंप देती है और अधिकारी मौके पर ही रकम गिनना शुरू कर देते हैं। गिनती पूरी होने पर वही रकम निकलती है जो डीनी और टीम ने पहले रिपोर्ट की थी, जिससे उनकी ईमानदारी साबित हो जाती है। अधिकारी उनकी सच्चाई और कर्तव्य निष्ठा देखकर उनकी खुलकर प्रशंसा करते हैं और पूरी यूनिट की सराहना करते हैं। यही एक और सच्चाई सामने आती है कि जैकी को टिप देने वाली रहस्यमयी महिला कोई और नहीं बल्कि डीसी ही थी। उसकी हिम्मत और सहयोग को देखते हुए अधिकारी फैसला लेते हैं कि बरामद रकम का 20% हिस्सा उसे दिया जाएगा। ग्रैंड मदर की मौत के बाद ये पैसा डेजी के नए जीवन की शुरुआत का सहारा बनने वाला था। ये जानकर पूरी टीम राहत की सांस लेती है और पहली बार उनके चेहरों पर सच्ची खुशी दिखाई देती है। अब उन्हें लगता है कि जैकी के लिए न्याय पूरा हुआ और मिशन अंततः सही दिशा में खत्म हुआ। लेकिन कहानी का अंतिम इमोशनल चैप्टर अभी बाकी होता है, जो सबको अंदर तक छूने वाला था। मामला खत्म होने के बाद माहौल धीरे धीरे शांत होने लगता है, लेकिन हर ऑफिसर के मन में जैकी की याद अब भी गूंज रही होती है, क्योंकि ये मिशन सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि बदले और सच्चाई का था। सार्जेंट कुछ दूरी पर खड़ा होता है और डेल की तरफ बढ़ता है, जिसने सही समय पर पहुंचकर हालात को पूरी तरह बदल दिया था। दोनों भाई आमने सामने खड़े होते हैं और कुछ पल तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहते हैं, जैसे वर्षों का तनाव उसी नजर में समाया हो। सार्जेंट धीरे से धन्यवाद कहता है और मानता है कि अगर डेल समय पर ना आता तो शायद आज नतीजा अलग होता। डेल भी शांत स्वर में जवाब देता है कि परिवार होने का मतलब यही है कि मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा जाए, चाहे रिश्ते कितने ही टूटे क्यों ना हो। कई सालों बाद दोनों भाइयों के बीच विश्वास की एक नई शुरुआत होती है और उनके चेहरे पर सुकून झलकने लगता है। दूसरी तरफ डीसी धीरे धीरे डीएनए की ओर बढ़ती है और उसके चेहरे पर थैंकफुलनेस साफ दिखाई देती है। वो रुककर उसे दिल से धन्यवाद कहती है, क्योंकि अगर डीएनए सच सामने न लाता तो वह भी इस जाल में फंस सकती थी। डीएनए शांत भाव से उसकी बात सुनता है और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई देती है, जो पूरे मिशन में कहीं नहीं दिखी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद डीसी की नजर फिर से डीएनए के हाथों पर बने टैटू पर जाती है, जिन्हें वो पहले भी देख चुकी थी। वह दोबारा उनके बारे में पूछती है, क्योंकि अब वो उनके पीछे की कहानी जानना चाहती थी। दिने धीरे से अपने हाथों की तरफ देखता है और गहरी सांस लेकर जवाब देना शुरू करता है। वो बताता है कि एक टैटू एक सवाल है और दूसरा उसी सवाल का जवाब है जो उसकी जिंदगी का सबसे अहम वादा बन गया। पहले टैटू पर सवाल लिखा है, क्या तुम एक अच्छे पुलिस वाले हो? और दूसरे पर उसका जवाब हाँ लिखा है। ये सुनकर डीसी ध्यान से उसकी बात सुनती रहती है, क्योंकि उसकी आवाज में अब सख्ती नहीं बल्कि भावनाएं होती है।
डी ने बताता है कि ये सवाल उससे उसके बेटे ने पूछा था जब वह बीमारी से जूझ रहा था। उस दिन उसके बेटे ने मासूमियत से पूछा था कि क्या उसके पिता सच में एक अच्छे कॉप हैं जो बुरे लोगों को रोकते हैं। डीन ने कहता है कि उसने उसी पल वादा किया था कि वो हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। अपने बेटे की मौत के बाद यही वादा उसकी जिंदगी का सहारा बन गया और उसने कभी रास्ता नहीं छोड़ा। जैकी की मौत के बाद भी वही वादा उसे सच तक खींच लाया, क्योंकि वो अपने बेटे से किया वादा तोड़ नहीं सकता था। ये कहानी सुनकर डेसी की आंखें नम हो जाती है और वो समझ जाती है कि ईमानदारी का असली मतलब क्या होता है। थोड़ी दूरी पर खड़े बाकी ऑफिसर्स भी ये बात सुन लेते हैं और उनके मन में डीएनए के लिए सम्मान और बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि भरोसे, बिट्रेयल और ड्यूटी की असली परीक्षा थी। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है।